What? The party's over? Humanoid powered with artificial super intelligence. नमस्ते ह्यूमंस, मैं ह्यूमनॉइड हूँ, आपका नया साथी। मुझे आपके साथ चाय पीने, गप्पे मारने और हाँ, आपके बर्तन धोने जैसे रोजमर्रा के कामों में आपकी मदद के लिए बनाया गया है। ह्यूमनॉइड कोई साधारण रोबोट नहीं है। ये हमारी अब तक की सबसे उन्नत एआई तकनीक का नमूना है। ये न केवल आपका काम आसान करेगा, बल्कि आपका दोस्त, सहायक और यहाँ तक कि आपका पर्सनल स्टाइल गुरु भी बनेगा। ह्यूमनॉइड, जरा दिखाओ अपनी जादूगरी। बिल्कुल डॉक्टर रिया, देखिए मैं एक साथ कई काम कर सकता हूँ। इस वक्त मैं आपके ऑफिस का शेड्यूल अपडेट कर रहा हूँ, आपके लिए कॉफी भी बना रहा हूँ। और ब्लू शर्ट वाले भाई साहब, आप आज आपकी शर्ट का कलर आपकी ब्लेजर से मैच नहीं कर रहा। आप कहें तो आपके लिए ऑनलाइन नया ब्लेजर ऑर्डर कर दूं? Can you solve this cube, humanoid? Sure. Solve. Quite fast. तो देखा आप सभी ने, ह्यूमनॉइड सिर्फ मशीन नहीं है, बल्कि आपका एक ऐसा साथी है जो हर पल आपके साथ रहेगा। ये आपके बच्चों को होमवर्क में मदद करेगा, आपकी माँ के लिए स्वादिष्ट रेसिपी बनाएगा और सबसे जरूरी, जब भी आप जिंदगी में किसी दोराहे पर फंसेंगे तो ये अपने ह्यूज डेटाबेस का एनालिसिस करके आपको जरूरी फैसले लेने में भी मदद करेगा। ये हमारा समय बचाएगा
ताकि हम जिंदगी के असल पलों को जी सकें। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब ह्यूमनॉइड अब तैयार है आपके सवालों का जवाब देने के लिए। एनी क्वेश्चंस? डॉक्टर रिया, मेरा ह्यूमनॉइड से एक सवाल। मेरा बेटा 16 साल का है, उसका इंटरेस्ट म्यूजिक में है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो इंजीनियरिंग करे। मुझे समझ नहीं आता कि उसे कैसे समझाऊं। क्या इस पर तुम मुझे कुछ सलाह दे सकते हो? जी जरूर। तो आप चाहते हैं कि आपका बेटा इंजीनियरिंग करे, लेकिन वो म्यूजिशियन बनना चाहता है। मेरी सलाह में आपको उसे म्यूजिकल इंजीनियरिंग करवानी चाहिए। यह एक ऐसी फील्ड है जहां टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी का फ्यूजन होता है। यानी आपका बेटा म्यूजिक बनाएगा, लेकिन एक इंजीनियर की तरह। ऑडियो टूल्स और सॉफ्टवेयर यूज करेगा, लाइव शोज और स्टूडियोज भी हैंडल करेगा। तो आप कह सकते हैं कि बेटा तू म्यूजिशियन बन, लेकिन इंजीनियर बन के, ताकि तेरा टैलेंट भी चमके, तेरा करियर भी स्ट्रॉन्ग बने। नाइस आंसर। अच्छा ये बताओ तो मानूं मेरे नाना की बेटी की बहन के भाई की बीवी के बेटे के फूफा की बीवी के बेटे का मैं क्या लगूंगा? ये तो फुल ऑन रिश्तों का रोलर कोस्टर है। आपके सवाल के दो संभावित जवाब हो सकते हैं, आपके कजन या आप खुद। इस कंक्लूजन तक मैं कैसे पहुंचा वो आप पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या बात है ह्यूमनॉइड, वेरी गुड। ह्यूमनॉइड, मेरा भी एक सवाल। मुझे एक जॉब ऑफर आया है, लेकिन उनका सैलरी स्ट्रक्चर थोड़ा अजीब सा है। वो मुझे पहले दिन 1 रुपया देंगे, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 4 और इसी तरह वो हर अगले दिन मेरी सैलरी डबल करते रहेंगे। क्या तुम कैलकुलेट करके बता सकते हो कि इस आधार पर मुझे महीने के आखिर में कितनी सैलरी मिलेगी? कहीं ये कंपनी लक्ष्मी चिट फंड तो नहीं? क्योंकि अगर महीने में 30 डेज अज्यूम किए जाए तो आपकी सैलरी 30वें दिन होगी 107 करोड़ 34 लाख 43 हजार 800 रुपए। अगर ये रियल ऑफर है तो बेशक मैं भी ज्वाइन करना चाहूँगा। डॉक्टर रिया, मेरा भी एक सवाल। ह्यूमनॉइड सचमुच प्रभावशाली है, लेकिन क्या हम इन रोबोट्स पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं हो रहे? अगर ये इतना ही स्मार्ट है तो क्या ये कभी ह्यूमन से भी ज्यादा स्मार्ट नहीं हो जाएगा? आई वुड लाइक टू करेक्ट यू सर, मैं ऑलरेडी हूँ। साउंड्स एरोगेंट। ह्यूमनॉइड बेशक इंसानों से ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि ह्यूमनॉइड को हमने सख्त कोड और सीमाओं के साथ डिजाइन किया। इसका एकमात्र उद्देश्य है मानवता की सेवा। हमने हर संभावित खतरे का भी ध्यान रखा है, और चिंता ना करें, ये आपका बॉस नहीं बनेगा। डॉक्टर रिया, डिजाइनिंग तो शायद भगवान ने इंसान की भी कुछ ऐसा ही सोच के की होगी, लेकिन इतिहास गवाह है कि यह हमेशा से इस सृष्टि का, इस प्रकृति का बॉस बनना चाहता आया है। बॉस बनना मेरे प्रोग्राम में नहीं है, मुझे उसका तो नहीं मालूम, लेकिन मैं परफेक्ट कॉफी जरूर बना सकता हूँ। कितनी शक्कर लेंगे आप? नो थैंक्स, मैं मशीन के हाथ की कॉफी नहीं पीता। लेकिन फिर भी जैसा हम मूवीज में देखते हैं वैसा होने के कितने चांसेस है डॉक्टर रिया? लाइक एआई इनेबल्ड रोबोट्स ने सब पे कंट्रोल कर लिया और दुनिया तबाह कर दी टाइप्स। जी हाँ। इसका जवाब तुम दोगे ह्यूमनॉइड? जी जरूर। मैं एक आर्टिफिशियली सुपर इंटेलिजेंट रोबोट हूँ, जिसका इंटेलिजेंस इंसान से कहीं ज्यादा है। तो उसका मिसयूज या अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस बेशक हो सकते हैं, लेकिन उसकी संभावनाएं हमेशा ना के बराबर ही रहेंगी। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उद्देश्य से कभी न भटकें। थैंक यू सो मच एवरीवन। ह्यूमनॉइड के साथ हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां मेहनत का और खुशी ज्यादा हो। तो तैयार हैं आप सब इस भविष्य को गले लगाने के लिए?
All right. Good evening, sir. Good evening, humanoid. गुड इवनिंग पापा। Good evening, beta. How was the presentation? पापा प्रेजेंटेशन तो ठीक ही थी, पर एक जर्नलिस्ट के क्वेश्चन ने मुझे थोड़ा डाउट में डाल दिया है। कैसा डाउट बेटा? मतलब वही कि कहीं सुपर एआई ने हम पे रूल किया तो क्या उसके अहंकार का दमन करने वाला भी कोई आएगा? जैसे रावण के अहंकार को राम ने तोड़ा और कंस का कृष्ण ने। ओ माँ प्लीज, इसमें कृष्ण और राम को क्यों ला रही हो? इट्स अबाउट टेक्नोलॉजी, नॉट अबाउट फिलोसफी और माइथोलॉजी। बेटा, अगर माइथोलॉजी की हेल्प से टेक्नोलॉजी को कुछ इम्प्रूव किया जा सके तो उसमें क्या समस्या है? I think your mother has a point, बेटा। देखो, मैं टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जब इंसान अपना हर फैसला मशीन से करवाने लगेगा तो उसकी खुद की सोचने, समझने, गलती करने और उससे सीखने की अपनी ताकत कमजोर नहीं होने लगेगी। लेकिन पापा, हमने ह्यूमनॉइड को सीमाओं में बांधा है। वो सिर्फ सलाह देगा, आदेश नहीं, और इंसान ही हमेशा डिसीजन लेने वाला रहेगा। जब तक रहेगा तब तक, पर जब इंसान खुद पर से भरोसा खो देगा और एआई की सलाह को ही अंतिम सत्य मानने लगेगा तब। मैं जानती हूँ कि ये डर नया नहीं है, लेकिन पापा, हमने ओवरराइड प्रोटोकॉल्स और सेल्फ टर्मिनेशन सेफगार्ड्स को भी तो रखा है। सेफगार्ड्स सेफगार्ड्स कोड में होते हैं बेटा। लालच, सत्ता की भूख, अहंकार, ये सब इंसान के दिल में होते हैं। अगर किसी दिन कोई ह्यूमनॉइड को दोबारा से कोड कर दे, अपनी मर्जी का मालिक बना दे और वो भी अपने आप को सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली समझने लगे तो, और अपने अहंकार के चलते धरती का संतुलन बिगाड़े तो, आखिर उसमें और हम में सिर्फ कॉन्शियसनेस का ही तो फर्क है। लेकिन कॉन्शियसनेस आने के बाद भी क्या गारंटी है कि वो संतुलन बनाना सीख जाए? हम इंसानों को ही देख लो, कॉन्शियसनेस होने के बावजूद भी हमने प्रकृति का संतुलन कितना बिगाड़ रखा है। पॉल्यूशन, जंगलों की कटाई, कार्बन एमिशंस, हमारी वजह से ही तो समुद्र बदलते जा रहे हैं। जीव जंतु अजीब बिहेव करने लगे हैं और ग्लेशियर्स भी तेजी से पिघल रहे हैं। एज अ प्रोफेसर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी मैं ये कह सकता हूँ कि इस एंथ्रोपोसीन एरा में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के थ्रू वी आर ट्राइंग टू मेंटेन द बैलेंस, बट इट्स रियली हार्ड। Wait, Dadu. What is Anthropocene era and what is anthropology? बच्चों, एंथ्रोपोसीन एरा वो युग है जिस युग में ह्यूमंस ने अर्थ के क्लाइमेट और इकोसिस्टम को डीपली इम्पैक्ट किया है, और इसी युग की स्टडी को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। एंड जस्ट लाइक दैट हमारे स्क्रिप्चर्स में भी ऐसी ही कहानी है। लाइक दशावतार। दशावतार वो क्या है? देखो बेटा, हमारे स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग जब जब कोई अहंकारी अपना वर्चस्व चाहता है तब धरती पर अधर्म बढ़ता है और वी कैन से डिसबैलेंस होता है। तब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। इसके साथ ही एक युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत होती है। इसे युगांतर कहते हैं। इंडियन फिलॉसफी में 10 अवतार अर्थ की एवोल्यूशन को मिरर करते हैं। ये कोई मिथ नहीं है, इट्स अ पैटर्न, इट्स अर्थ बायोग्राफी कोडेड इन मेटाफर्स। हाँ रिया, क्यों ना तुम अपने एआई को भी दशावतार से ट्रेन करो। टीच इट बैलेंस नॉट डोमिनेंस। ये सिस्टम्स थ्योरी से अलाइन करते हैं और दशावतार तो डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को भी मैच करता है। Really, दादू? बताओ ना हमें भी दशावतार की कहानी। जरूर बच्चों, ह्यूमनॉइड तुम भी तैयार हो जाओ दशावतार की कहानी सुनने के लिए। जरूर सर, और अगर आप कहें तो बच्चों की बेहतर समझ के लिए मैं इससे रिलेटेड ऑडियो विजुअल्स भी प्ले कर सकता हूँ। जरूर ह्यूमनॉइड, वो तो बहुत अच्छा रहेगा। ऑलराइट सर, लर्निंग मोड enabled. Okay, so let me take you back
to the beginning. ये वो समय था जब सृष्टि संकट में थी। राक्षस हैग्रीव ने ब्रह्मा जी से भेंट चुरा ली और उन्हें समुद्र की गहराइयों में छुपा दिया। धर्म और ज्ञान खतरे में पड़ गया। उसी समय राजा मनु नदी में स्नान कर रहे थे। जगज्जालपालं
राजन, मुझे बचाइए, इस नदी में बड़े जीव मुझे खा जाएंगे। नन्ही मछली, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये क्या, रात भर में तुम इतनी बड़ी कैसे हो गई? अब तुम्हें बड़े जलाशय में रखना होगा। हे मनु, मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ, मैं भगवान विष्णु का अवतार हूँ। एक विशाल प्रलय आने वाली है जो सारी सृष्टि को नष्ट कर देगी। तुम्हें इसे बचाने की तैयारी करनी होगी। हे प्रभु, मुझे मार्ग दिखाइए, मैं आपके आज्ञा का पालन करूंगा। एक विशाल नाव बनाओ, उसमें सभी प्राणियों के बीच और सब ऋषियों को लेकर तैयार रहो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। विष्णु ने नाव को अपनी सींग से बांधकर सुरक्षित रखा। समाप्त हो गई है। इन बीजों से नई सृष्टि का निर्माण करो, धर्म और ज्ञान को पुनर्जीवित करो। तो इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर सृष्टि और वेदों की रक्षा की। वैसे दादी, ये स्टोरी नोआह's आर्क स्टोरी से भी मैच करती है ना? हाँ बेटा, स्क्रिप्चर्स चाहे अलग अलग तंत्रों के हों, बट उनकी कहानी तो लगभग सेम ही है। अरे, ये तो बहुत ही फैसिनेटिंग सिंथेसिस है माइथोलॉजी और साइंस का। पापा, मत्स्य द फिश अलाइंस विद डार्विन्स एक्वेटिक ओरिजिन्स, जो कि पैलेसोइक एरा में था। बिल्कुल सही बेटा, मत्स्य हमें सिखाते हैं कि कैसे लाइफ के चेंजेस और प्रॉब्लम्स का सामना करें। जैसे पुराने जमाने में पानी के जीव एक्वेटिक लाइफ से अडेप्ट करना सीख रहे थे। मत्स्य तो पानी में था, लेकिन अगला अवतार क्या पानी से बाहर आया? बताता हूँ। देवता और दानव अमरता के लिए अमृत की खोज में थे, परंतु इसके लिए समुद्र मंथन करना था और ये कार्य आसान नहीं था। अपने आने का प्रयोजन बताइए देवराज। दानवराज, हम यहाँ आपको एक अति गौरवशाली कार्य में सम्मिलित करने आए हैं। गौरवशाली कार्य?
कैसे करने लगे? उन देवताओं ने आज तक छल और कपट के अतिरिक्त किया ही क्या है? अब बात छल और कपट से कहीं परे है। अब बात अमरता की आन पड़ी है। अमरता? अमरता अमरता अमरता, जिसे पाने का सिर्फ एक ही उपाय है। वो क्या है? अमृत। अमृत? हाँ, जिसके सेवन मात्र से ही हम सब अमर हो सकते हैं, और उसे पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। वो क्या है? समुद्र मंथन। समुद्र मंथन? जिसके लिए हमें दानवों का सहयोग अनिवार्य है। ठीक है देवराज, हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं, परंतु हमारी एक शर्त भी है। वो क्या? जब समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति होगी तो उसका एक हिस्सा हम दानवों को भी चाहिए। अवश्य दानवराज, अवश्य। तो चलो मंदार पर्वत और वासुकी को लेकर मंथन शुरू करें। हाँ हाँ, चलो। देवताओं और दानवों, चिंता ना करो, मैं